फौजिया आंटी जैसी दिलकश हुसैन और खूबसूरत खातून से मिलने का ये मौका मेरे लिए एक तवील अरसे से देखा हुआ ख्वाब पूरा होने जैसा था। उनकी शख्सियत में एक ऐसी कशिश थी कि देखने वाला एक बार नज़र डालकर भी उन्हें भूल न पाता। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट की ऐसी नर्म चमक थी जो दिल को सुकून बख्शती थी, और उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती थी। सबसे ज्यादा खुशी मुझे खुद थी। सालों से मेरे दिल में एक पुरानी ख्वाहिश छपी हुई थी जो अब पूरा होने वाली थी। जब भी किसी शादी के जुलूस में, किसी फैमिली के इज्तिमा में या किसी खुशी के मौके पर फौजिया आंटी नजर आती तो मेरा दिल उन्हें देखकर एक अजीब सी बेकरारी से मचल उठता। उनकी नफासत भरी चाल, उनकी शानदार अदाएं और उनके वजूद की महक पूरे माहौल को खुशगवार बना देती थी। वो जब भी सामने से गुजरती तो लगता जैसे हुआ में एक हल्का सा फूलों का झोंका उठाया। उनकी खूबसूरती सिर्फ चेहरे तक महदूद नहीं थी, बल्कि उनकी बात करने का अंदाज, उनकी शराफत और उनकी नरमी ने उन्हें दूसरों से बिल्कुल अलग कर रखा था। मैं कई बार दूर से ही उन्हें देखता रहता और सोचता कि काश एक दिन उनसे करीब से मिलने का मौका मिल जाए। अब जब वो लम्हा बिल्कुल करीब था तो मेरी खुशी की कोई हद न थी। दिल में एक मासूम सी उम्मीद जाग उठी थी कि शायद इस मुलाकात से कुछ खूबसूरत यादें बन जाएंगी। उनकी मुस्कुराहट, उनकी आवाज़ की मिठास और उनके वजूद का सुकून मुझे बहुत पसंद था। मैंने कभी सोचा भी ना था कि मेरी ये देरीना ख्वाहिश एक दिन हकीकत का रूप धार लेगी। इस मौका की तैयारी में मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैंने सोचा कि फौजिया आंटी जैसी खातून से मुलाकात सिर्फ एक सादा मिलना नहीं, बल्कि एक यादगार लम्हा बनने वाला है। उनकी शख्सियत की खूबसूरती ने मुझे हमेशा मुतासिर किया था, और आज वो मुतासिर कुन लम्हा मेरे सामने आने वाला था। मैंने अपने अंदर की बेचैनी को छुपाने की कोशिश की, मगर दिल की गहराइयों से एक खुशी की लहर उठ रही थी जो रुक नहीं रही थी। फौजिया आंटी जैसी खूबसूरत और शरीफ खातून से मिलने का ये इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला था, और जब भी फौजिया आंटी हमारे सामने आती तो मेरा दिल एक अजीब सी बेकरारी से जाग उठता था। वो हमारे ख़ानदान की बेशक बहुत हुसैन और दिलकश खातून थी। उनकी खूबसूरती देखकर कोई भी एक बार तो ज़रूर मुतासिर हुए बगैर ना रह सकता। उनके चेहरे की नरमी, आँखों की चमक और मुस्कुराहट की मिठास उन्हें दूसरों से अलग करती थी, लेकिन उनके साथ एक बात ये भी थी कि वो अपने अंदर बहुत गुरूर और तकब्बुर रखती थी। ख़ानदान के लोगों से वो ज़्यादा मिलना जलना पसंद नहीं करती थी, किसी को खातिर में भी नहीं लाती थी। जब भी कोई बात करने की कोशिश करता तो वो एक सर्द जवाब देकर बात ख़त्म कर देती। उनकी ये बेपरवाही और दूर रहने का अंदाज़ ख़ानदान में सबको महसूस होता था। वो अक्सर अलग अलग रहती थीं और किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थीं। मुझे हैरत होती थी कि फैसल जैसा शख्स, जो ख़ानदान में कोई ख़ास मकाम नहीं रखता था, ना तो इसकी शख्सियत में कोई ख़ास कशिश थी और ना ही वो कोई नुमायाँ खूबी रखता था, फौजिया आंटी जैसे गुरूर वाली और ख़ूबसूरत खातून के साथ कैसे करीब हो गया। उन दोनों के दरमियान रिश्ता कैसे बन गया, ये बात मेरे लिए एक मुइम्मा बनी हुई थी। फैसल की सादगी और आम सी जिंदगी देखकर लगता था कि फौजिया आंटी जैसी खातून उसके साथ कैसे टूक सकती है, लेकिन हकीकत ये थी कि फौजिया आंटी ने खुद को ख़ानदान से अलग थलग रखा हुआ था। वो अपनी दुनिया में रहती थीं और शायद इसीलिए उनका फैसल से रिश्ता बन गया था। मैंने कई बार सोचा कि शायद उनकी शख्सियत का यह गुरूर ही उन्हें अलग करता था, मगर फिर भी उनकी खूबसूरती और नफासत दिल को छुए बगैर ना रहती थी। इस बात ने मुझे और ज़्यादा बेचैन कर दिया था। एक तरफ तो उनकी हुसैन सूरत देखकर दिल मचलता था, दूसरी तरफ उनका ये दूर रहने वाला अंदाज दिल में एक अजीब सी हसरत पैदा करता था। फिर भी मैं सोचता था कि शायद एक दिन ये फासला कम हो जाए और मैं उनकी शख्सियत के करीब पहुंच सकूं। इसलिए मैंने जल्दी से अपने आप को ताज़ा किया, नहाकर अच्छे से तैयार हुआ और साफ सुथरे कपड़े पहन लिए। वाशरूम से बाहर निकलकर मैं दोबारा ड्राइंग रूम में आ गया जहां फौजिया आंटी बैठी हुई थी। उनके सामने जाकर मैंने नरमी से कहा, वो आंटी, मैं तैयार हो चुका हूँ, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो चलीं। फौजिया आंटी ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। फिर उन्होंने मेरी वालिदा से इजाज़त ली और उनसे कुछ देर तक बातचीत की। वालिदा ने भी हंसते हुए उन्हें रुखसत किया और कुछ नसीहतें भी कर दें कि एहतियात से जाना। फौजिया आंटी ने वालिदा का शुक्रिया अदा किया और फिर हम दोनों घर से निकलने लगे। मैंने फौजिया आंटी को अपनी मोटर बाइक पर बिठाया। वो पीछे बैठ गईं और मैंने बाइक स्टार्ट कर दी। घर से निकलते ही एक हल्का सा जोश दिल में महसूस हो रहा था। हुआ का नर्म झोंका चेहरे पर पड़ रहा था और फौजिया आंटी की मौजूदगी मुझे एक अजीब सी खुशी दे रही थी। जब हम घर से थोड़ा आगे निकल आए और सड़क पर रफ्तार पकड़ ली तो मैंने आहिस्ता से पूछा, आंटी, आपको आराम से तो बैठने का मौका मिल रहा है ना?
अगर कहीं तकलीफ हो तो बताएं, मैं रफ्तार कम कर दूंगा। फौजिया आंटी ने पीछे से नर्म आवाज में जवाब दिया। नहीं, बिल्कुल आराम है। उनकी आवाज में एक खासी मिठास थी जो दिल को छू गई। मैंने आगे देखते हुए बाइक चिल्लाते रहा, मगर दिल में उनकी कुर्बत का एहसास एक खुशगवार बेचैनी पैदा कर रहा था। सड़क के दोनों तरफ दरख्त और घर गुजर रहे थे। शाम का हल्का सा अंधेरा फैलने लगा था और हुआ में एक ताजगी थी। फौजिया आंटी के साथ ये सवारी मेरे लिए एक यादगार लम्हा बुनती जा रही थी। मैं सोच रहा था कि इस सफ़र में कितनी ही खूबसूरत बातें हो सकती हैं, तो मैंने आहिस्ता से फौजिया आंटी से पूछा, आंटी आपको कहाँ जाना है? फौजिया आंटी ने अपने हाथ मेरे कंधे के करीब रखते हुए बहुत ही नर्म और मिठास भरी आवाज़ में कहा, बेटा, जहाँ तुम्हारा दिल चाहे ले चलूँ। उनकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गया। उनकी आवाज़ में एक खासी नरमी थी जो दिल को छू गई। मैं फ़ौरन समझ गया कि फौजिया आंटी के पास कोई ख़ास काम नहीं था। वो दरअसल सिर्फ मुझसे मिलने के लिए ही घर आई थी। बाहर अकेले में मुझसे बात करने और कुछ वक्त गुजारने का इरादा उनके दिल में था। इसीलिए उन्होंने माँ के सामने कोई ख़ास बात नहीं की थी। उनकी इस बात ने मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी और बेकरारी पैदा कर दी। हुआ में उनकी महक हल्की सी आ रही थी और उनके हाथ का मेरे कंधे पर था। मैंने बाइक की रफ्तार थोड़ी सुस्त कर दी ताकि ये लम्हा ज़्यादा देर तक रहे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है आंटी, फिर तो मैं आपको एक खूबसूरत जगह ले चलता हूँ जहाँ सुकून हो और हम आराम से बात कर सकें। फौजिया आंटी ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक हल्का सा हंसी का निशान उनके चेहरे पर आ गया। मैंने सड़क का रुख एक पुरसुकून इलाके की तरफ मोड़ दिया जहाँ शाम के वक्त लोग कम होते थे। दिल में एक मासूम सी उम्मीद जाग उठी थी कि शायद आज उनसे कुछ करीबी बातें हो सकेंगी। सड़क के दोनों तरफ दरख्तों की कतारें गुजर रही थीं और शाम की हल्की हुआ चेहरों को छू रही थी। फौजिया आंटी की मौजूदगी मुझे एक अलग ही सुकून और जोश दे रही थी। मैं सोच रहा था कि उनकी ये नर्म बातचीत और करीब आने का अंदाज़ कितना खूबसूरत है। अब मैंने फैसला कर लिया था कि आज उनके साथ जो भी वक्त गुजरे इसे यादगार बनाना है। आंटी आपको कहाँ जाना है? बताएं, मैं आपको ले चलता हूँ, मैंने नरमी से पूछा। फौजिया आंटी ने थोड़ी देर सोचा और फिर नर्म आवाज़ में कहा, बेटा, इस्लामाबाद में ही पीर सोहावा की तरफ चले चलते हैं। पीर सोहावा मेरे घर से तकरीबन 30 से 35 मिनट का रास्ता था। शाम के वक्त वहाँ खूबसूरत रौनक होती थी। लोग वहाँ आराम करने, चहल कदमी करने और शाम की ठंडी हवा का लुत्फ उठाने आते थे। जगह पर हल्का हल्का सब्ज़ा, फूलों के बाग और पुरसुकून माहौल दिल को सुकून देता था। मैंने फौजिया आंटी की बात सुनते ही बगैर कुछ ज़्यादा कहे अपनी मोटर बाइक का रुख सीधा पीर सोहावा की तरफ मोड़ दिया। बाइक आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार पकड़ने लगी। शाम का हल्का अंधेरा फैल रहा था और हुआ में एक ताजगी महसूस हो रही थी। रास्ते में जब हम जा रहे थे तो फौजिया आंटी बार बार अपने को मेरे करीब करके बैठ रही थी। उनकी मौजूदगी बहुत करीब थी, जिससे मेरे दिल में एक अजीब सी बेकरारी और खुशी का इम्तिजाज पैदा हो रहा था। मैंने रफ्तार को कंट्रोल करते हुए बाइक आहिस्ता चलाई ताकि ये सफ़र ज़्यादा आराम से गुजरे। मैंने आहिस्ता से पूछा, आंटी आपको रास्ते में कहीं थकन तो नहीं हो रही? अगर चाहीं तो हम थोड़ा रुक सकते हैं। फौजिया आंटी ने नर्म लहजे में जवाब दिया, नहीं बेटा, बिल्कुल आराम है। तुम आराम से चिल्लाते जाओ। और उनकी आवाज़ की मिठास और उनकी कुर्बत ने पूरे सफ़र को एक ख़ास रंग दे दिया था। रास्ते के दोनों तरफ दरख्त और रोशनियां गुजर रही थीं। शाम की हुआ चेहरे को छू रही थी और फौजिया आंटी की नर्म सांसों की आवाज़ कभी कभी हुआ के साथ मिलकर सुनाई दे रही थी। मैं सोच रहा था कि ये सफ़र सिर्फ एक जगह जाने का नहीं, बल्कि उनके साथ करीब होने का एक खूबसूरत मौका भी है। दिल में एक मासूम सी उम्मीद जाग उठी थी कि शायद आज की ये शाम कुछ यादगार लम्हात लेकर आए। पीर सोहावा करीब आता जा रहा था और मेरे दिल की धड़कनें भी थोड़ी तेज़ी से हो रही थी।